अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नए चैनल पर हमने सबसे पहले लाल किले की दर्द भरी दास्तान को टीयर्स ऑफ रेड फोर्ट नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। जब दिल्ली शहर की तलाशी का काम पूरा हो गया तो दिल्ली से बाहर निकलकर शहजादों एवं सलातीनों को ढूंढा जाने लगा। अक्टूबर और नवंबर में शहजादों और सलातीनों की तलाश तेज कर दी गई। सबसे पहले जफर के छोटे बेटों 18 साल के मिर्जा बख्तावर शाह और 17 साल के मिर्जा मियादों को पकड़ा गया। इन दोनों ने मेरठ के दस्ते और अलेक्जेंडर पल्टन का नेतृत्व किया था। उन पर हैरियट ने मुकदमा चलाया और उन्हें सजाए मौत दी गई। लेफ्टिनेंट एडवर्ड ओमेनी ने 12 अक्टूबर को अपनी डायरी में लिखा कि जब वाटरफील्ड नामक सैनिक ने उन दोनों शहजादों को बताया कि कल तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी तो उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगले दिन उन्हें एक बैलगाड़ी में बैठाकर बाहर मैदान में एक तोपचियों के दस्ते के पीछे ले जाया गया। जब वे किले के सामने रेत के मैदान में सजाए मौत की जगह पर पहुंचे तो सिपाहियों ने कतार बांध ली। उन दोनों शहजादों को बैलगाड़ी से निकाला गया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। 12 राइफल वाले सिपाहियों को आदेश मिला कि वे 12 हाथ के फासले पर खड़े हो जाएं। लेकिन फायरिंग दल के गोरखा सिपाहियों ने जानबूझकर राइफल नीची करके गोली चलाई ताकि मौत आहिस्ता आहिस्ता और तकलीफदेह हो। और अंत में उनके इंचार्ज ऑफिसर से शहजादों की तकलीफ नहीं देखी गई और उसने अपनी पिस्तौल से उन दोनों शहजादों को गोली मारकर खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर के अधिकतर बेटों और पोतों के साथ देर सवेर यही होना था। मेजर विलियम आयरलैंड का कहना था कि शहजादों के पास भागने के काफी अवसर थे, किंतु वे दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही घूमते हुए पकड़े गए। कुल मिलाकर शाही परिवार के 29 बेटे पकड़े गए और मार डाले गए। शाही परिवार के इतने सदस्यों का सफाया हो गया कि मिर्जा गालिब ने लाल किले का नाम किलाए मुबारक के स्थान पर किलाए नामुबारक रख दिया। जफर के केवल 2 बेटे भागने में सफल रहे। जिस समय मिर्जा बख्तावर शाह और मिर्जा मियादों पकड़े गए थे, उसके कुछ समय बाद ही मिर्जा अब्दुल्लाह और मिर्जा क्वैश को भी बंदी बना लिया गया। ये दोनों शहजादे यह सोचकर हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए थे कि यहाँ की तलाशी 2 बार ली जा चुकी है और अब अंग्रेज सिपाही यहाँ नहीं आएंगे। किंतु एक दिन विलियम हॉर्सन्स हॉर्स के 6 सिपाहियों को लेकर शाही परिवार के सदस्यों एवं बागियों की खोज करता हुआ वहां आ पहुंचा और उसने इन दोनों शहजादों को पहचान लिया। उर्दू के लेखक अर्श तैमूरी ने दिल्ली की जबानी बयान की रवायत में इन शहजादों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया है। उसने लिखा है, एक सिख रिसालदार को उन नौजवान लड़कों पर तरस आ गया और उसने अंग्रेज अधिकारी की दृष्टि बचाकर उन दोनों शहजादों को भगा दिया। मिर्जा क्वैश निजामुद्दीन में अपने बहनोई के पास गया और उसे बताया कि वह हॉटसन की कैद से भागकर आया है। इस पर उसके बहनोई ने कहा कि आप यहां से तुरंत भाग जाएं। विलियम हॉटसन ने लिखा है कि शहजादे मिर्जा क्वैश ने अपना सिर मुंडवा लिया और अपने शाही कपड़े उतारकर एक लुंगी बांध ली। वह एक फकीर का भेष बनाकर किसी तरह उदयपुर पहुंच गया। वहां उसे महाराणा के महल का एक मुसलमान कर्मचारी मिला जो पहले दिल्ली के लाल किले में ख्वाजा सरा का काम कर चुका था। इसके बाद मिर्जा क्वैश जीवन भर इसी भेष में उदयपुर में रहा। उस ख्वाजा सरा ने उदयपुर के महाराणा से यह कहकर मिर्जा क्वैश की तनख्वाह बंधवा दी कि यह फकीर यहीं रह जाएगा तथा आपकी जानो माल के लिए दुआ करेगा। महाराणा ने उस ख्वाजा सरा की बात मान ली और उसकी 2 रुपए प्रतिदिन की तनख्वाह बांध दी। विलियम हॉटसन ने मिर्जा क्वैश की खोज में विज्ञापन छपवाए जिससे कुछ लोगों को
उस फकीर पर संदेह हो गया और उसकी जानकारी विलियम हॉडसन तक पहुंच गई। किंतु जब हॉडसन के सिपाही मिर्जा क्वैश की खोज में आए तो क्वैश कुछ समय के लिए वहां से गायब हो गया। शहजादा मिर्जा अब्दुल्लाह टोंक रियासत में भाग गया। वहां अंग्रेजों के विश्वस्त मुस्लिम नवाब का शासन था, फिर भी मिर्जा अब्दुल्लाह भेष बदलकर अपनी पहचान छिपाने में सफल रहा। शहजादों के पकड़े जाने पर उन्हें दी जाने वाली सजा निश्चित नहीं थी। प्रत्येक शहजादे अथवा शाही परिवार के सदस्य पर अलग अलग मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें अलग अलग सजा सुनाई जाती थी। जिनके बारे में किंचित भी संदेह होता था कि ये क्रांति से संबद्ध रहे थे, उन्हें तुरंत मौत की सजा दे दी जाती थी। उनमें से बहुतों का इस क्रांति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनका दोष इतना अवश्य था कि वे बाबर के खानदान में पैदा हुए थे। अब तक बाबर तथा उसके बेटे पोते ही भारत के लोगों पर अत्याचार करते आए थे, किंतु यह पहली बार था जब बाबर के खून को बाबर की ही राजधानी में जी भरकर दंडित किया जा रहा था। कुछ शहजादों को फांसी दे दी गई और कुछ को अंडमान द्वीप की जेल में काला पानी भुगतने के लिए भेज दिया गया। कुछ शहजादों को हिंदुस्तान में ही देश निकाला दे दिया गया, अर्थात वे भारत में कहीं भी रह सकते थे, किंतु अपने जीवन में फिर कभी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते थे। किसी भी शहजादे या सलातीन को दिल्ली में रहने की अनुमति नहीं दी गई, चाहे उसने अपने निर्दोष होने के कितने ही प्रमाण क्यों न प्रस्तुत किए हों। हालांकि अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग के अधिकारियों का मानना था कि कम से कम 5 शहजादे भेष बदलकर कुछ दिन बाद ही दिल्ली में लौट आए और दिल्ली की जनता के बीच छिपकर रहने लगे। उन्हें पहचाना नहीं जा सका। शाही परिवार के उन सदस्यों को जिनका कि कोई दोष नहीं था, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद की जेलों में भेज दिया गया। बहुत से शहजादों को बर्मा के मौलामेन नामक शहर की जेलों में भेजा गया। इनमें एक शहजादा या सलातीन तो निरा बालक ही था और एक शहजादा या सलातीन नितांत बूढ़ा था। एक सलातीन विकलांग भी था, किंतु इनमें से किसी पर भी दया नहीं की गई। शाही परिवार के बहुत से सदस्य आराम की जिंदगी जीने के अभ्यस्त थे, इसलिए उनमें से बहुत से सदस्य 1-2 साल में ही अंग्रेजों की जेलों में मर गए। 15 शहजादे तो केवल 18 महीनों की अवधि में मर चुके थे। वर्ष 1859 में दिल्ली के तत्कालीन कमिश्नर चार्ल्स सैंडर्स ने इन शहजादों एवं सलातीनों के बारे में एक जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने लिखा कि अधिकांश शहजादों और सलातीनों का कोई दोष नहीं था, किंतु बहुत से अंग्रेजों का यह मानना था कि उन्हें इसलिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि वे तैमूरी खानदान के थे। दिल्ली के कमिश्नर चार्ल्स सैंडर्स की जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जिन शहजादों या सलातीनों को कोर्ट ने बर्मा भेजने के आदेश दिए थे, उन्हें कुछ जालिम अंग्रेज अधिकारियों ने अंडमान भेज दिया। अगली कड़ी में देखिए, बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं रानी विक्टोरिया की प्रजा नहीं हूं।